तो ये तो सारी बातें हुई वॉल्यूम 1 की। अब वॉल्यूम 2 जो है इकोनॉमिक सर्वे का, वो फैक्चुअल है, जो बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था की माली हालत जो है, वस्तुगत स्थिति, ऑब्जेक्टिव कंडीशन कैसी है। सेकंड वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर जो है ओवरऑल इकोनॉमिक जो मैक्रो पिक्चर है उसको पोर्ट्रे करता है, जो ये बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहली बात इसमें जो कही गई है वो ये कही गई है कि लॉकडाउन और कोविड-19 पैंडेमिक के चलते पूरे विश्व की या वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो गति है वो मंथर हो गई है, वो रुक गई है, और इसमें एक डाउन टर्न देखा गया है। आईएमएफ की रिपोर्ट के हवाले से सर्वे का जो सेकंड वॉल्यूम है उसका फर्स्ट चैप्टर ये कहता है कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में 3.5% की कमी देखी गई है। भारत भी इसका अपवाद नहीं रहा। इस आर्थिक संकट से जूझने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक, जिसमें भारत का आरबीआई भी शामिल है, और सरकारों ने कई कदम उठाए। भारत ने इस आपदा से निपटने के लिए 4 पिलर स्ट्रेटेजी अपनाई, यानी 4 स्तंभ। पहला है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब है लॉकडाउन इत्यादि लगाना। दूसरा है फाइनेंशियल मेजर, जो कि बैंक और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। तीसरा फिस्कल मेजर्स, जो राजकोष यानी टैक्स और सब्सिडी से रिलेटेड है या सरकारी खर्चे से संबंधित है। और चौथा जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी संरचनात्मक सुधार। सर्वे ये कहता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, उसमें 2020-21 में कमी देखने को मिली है। देखिए, जीडीपी ग्रोथ रेट अलग अलग तरह से होती है। आप सिंपली समझ लीजिए कि हमारे देश में मान लो 100 रुपए थे, तो 100 रुपए से कितने रुपए बढ़े हैं, कितने रुपए घटे। अगर पैसे घटते हैं टोटल कंट्री के अंदर तो माइनस में ग्रोथ रेट आ जाती है, और वो अगर प्लस में है तो वो सकारात्मक रूप से दिखाती है। तो ग्लोबल पैंडेमिक जो ये कोविड-19 आया था, उसके चलते भारत में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -7.7% रही, यानी 100 रुपए से घट के हम 92.3 पर आ गए। यानी हमारी जो देश की जीडीपी में जो वैल्यू है, जो संपदा की वैल्यू है, वो कम हुई है। लेकिन साथ ही साथ में ये कहा गया है सर्वे के अंदर कि अब एक बार हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ट्रेजेक्टरी नीचे आ गई, लेकिन अब जो है हम वी शेप से आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले वर्ष में सर्वे ये कहता है कि हम 11% की दर से आगे बढ़ेंगे। तो -7.7 से लेके और 11% बढ़ना, ये वी शेप कर्व है जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को दिखाता है। ये रियल जीडीपी पर है। नॉमिनल जीडीपी पर 15% से ज्यादा बढ़ेंगे। नॉमिनल का मतलब ये होता है कि किसी देश में जो टोटल संपदा है उसमें महंगाई भी जोड़ ली जाती है। तो रियल में महंगाई नहीं जुड़ी होती है, यानी प्राइसेस जो है वो उस तरह से नहीं जुड़ते हैं जिसमें कैलिब्रेशन हो इन्फ्लेशन के साथ में, और नॉमिनल में वो जुड़ते हैं। नॉमिनल की ग्रोथ रेट हमेशा ज्यादा होती है। 2 चीजों ने अर्थव्यवस्था को जो है पुश करने का काम किया, यानी आगे बढ़ाने में, और 2 कारकों ने उसे खींचने का काम किया। 2 चीजें जिन्होंने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बहुत ज्यादा नीचे नहीं होने दिया, उसमें एक जो है वो है हमारे नेट एक्सपोर्ट्स, और दूसरा जो है वो है गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंडिचर। सरकार पैसा खर्च करती है, उससे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। इसके उलट जो मुख्य कारक रहे जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है ग्रोथ -7.7 में चलेगी, उसमें प्राइवेट क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट न के बराबर हो गई, और प्राइवेट कंजप्शन भी दूसरी ओर जो है वो कम रहे। तो प्राइवेट क्षेत्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, पब्लिक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर पाया, इसलिए हम -7.7 पर ही आकर रुक गए। अन्यथा हमारा जो ग्रोथ रेट है और ज्यादा नेगेटिव जाने वाली थी। ये चीज हमें समझनी चाहिए। अब हम एक एक करके सेक्टर वाइज चलते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या हुआ। सबसे पहले फिस्कल डेवलपमेंट, यानी राजकोषीय विकास या राजकोषीय परिवर्तन क्या क्या हुए। यानी सरकार की नीति में टैक्स लगाने की नीति, सरकार का व्यय करने की नीति में क्या चीजें रही जिसने हमारी अर्थव्यवस्था में हमारा जो है ध्यान आकर्षित किया। फिस्कल पॉलिसी की वजह से, सरकार की नीति की वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट जो थी वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं हो पाई। तो ये कहा गया कि सरकार ने कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाई। जैसे जैसे पैंडेमिक आया, जैसे जैसे संकट आया, वैसे वैसे सरकार ने अपनी राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन किया, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो सबसे पहला है टैक्स से रिलेटेड। टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स आज के दिनों में जीएसटी है। जीएसटी का टैक्स कलेक्शन पर मंथ का 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है पिछले 3 महीने से। दिसंबर 2020 में हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, सर्वे ये कहता है। दूसरा है सरकार की खर्च नीति। सरकार ये देखती है कि इकोनॉमी में ऐसे बहुत से कमजोर तबके हैं जिनके पास में पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। पैसा जब वो खर्च नहीं कर पाते तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं होती, डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो इकोनॉमी का साइकिल जो है रोटेट नहीं करेगा। तो सरकार अपनी अलग अलग नीतियों के माध्यम से प्रयास करती है कि उन तबकों के हाथ में भी पैसा जाए और उनकी परचेजिंग पावर, उनकी क्रय क्षमता बढ़े, जिससे अर्थव्यवस्था का चक्र जो है वो चलना प्रारंभ हो। अब चूंकि जीएसटी अप्रत्यक्ष टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका भार जो है फाइनली जो है कंज्यूमर के ऊपर आता है। डायरेक्ट टैक्स में भी सुधार करने के लिए सरकार
जो है कई प्रक्रियागत सुधारों से अभी गुजर रही है, जिसके परिणाम आगे आने बाकी है। अगला चैप्टर एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड है, यानी वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित है, जो हमारे आयात और निर्यात से संबंधित है। आयात और निर्यात दो चीजों का किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। पहले ये देखा गया था कि भारत में जब एक्सटर्नल सेक्टर की बात होती है, भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात होती है, भुगतान संतुलन की बात होती है, तो दो अकाउंट की हमेशा चर्चा होती है। एक करंट अकाउंट होता है और दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। भारत ने पिछले 17 वर्ष में कभी भी करंट अकाउंट में सरप्लस जो है ग्रोथ रजिस्टर नहीं की है। ये पहली बार हुआ है कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जो है बेहतर हुआ है, और इस बार हम करंट अकाउंट सरप्लस में आ गए डेफिसिट के मुकाबले। ये 17 वर्ष में पहली बार हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना चाहिए। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, आप ये समझ लीजिए कि एक्सटर्नल सेक्टर की जब बात होती है तो दो चीजें हमें समझनी चाहिए। भारत में पैसा कहां से आता है, भारत में पैसा कहां को जाता है। ये सरकार नहीं, देश की बात हो रही है। सरकार की बात होती है तो अलग तरह से की जाती है। तो दो खातों में पैसा आता है। एक आता है एक वर्ष के लिए खाते में पैसा आता है, उसे करंट अकाउंट कहा जाता है। एक जो है लॉन्ग टर्म के लिए आता है, उसे कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता कहा जाता है। तो ये पैसे दो रूपों में आते हैं। एक आयात और निर्यात के अंतर से। भारत आयात और निर्यात के अंतर में आयात ज्यादा करता रहा है, निर्यात कम करता रहा है। इस वजह से भारत का जो चालू खाते का जो घाटा है वो हमेशा बरकरार रहा। लेकिन कोविड के चलते हमने हमारे निर्यात जो है वो बढ़ाए और आयातों को कम कर दिया, जिससे हम सरप्लस में चले गए। एक चीज ये समझनी चाहिए। दूसरा, कैपिटल अकाउंट जो है या पूंजी खाता है वो डिपेंड करता है विदेशी निवेश से। विदेशी निवेश दो तरीके से होता है। एक होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको एफडीआई कहा जाता है, और दूसरा होता है विदेशी सांस्थानिक निवेश, जिसे एफआईआई और एफपीआई कहा जाता है। दोनों ही क्षेत्रों में हमने ये चीज देखी है कि भारत में निवेश का स्तर बढ़ा है। भारत वस्तुओं का आयात अधिक करता रहा है और वस्तुओं का निर्यात कम करता रहा, जिसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट है वो करीबन 125 बिलियन डॉलर का नॉर्मल रहता था, वो घटते घटते 57 बिलियन डॉलर पर आ गया। मर्केंडाइज इंपोर्ट घटा है तो एक्सपोर्ट भी घटा है। एक्सपोर्ट में भी हम लगभग जो है 238 या 240 बिलियन डॉलर के आसपास करते थे, वो घटते हुए 200 बिलियन डॉलर पर आ गया है। यानी दोनों ही क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जब हमारी इकोनॉमी नॉर्मल गति से चलती है तो सबसे बड़ी जो चीज हम आयात करके देश की अर्थव्यवस्था के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होती है फ्यूल। फ्यूल के रूप में क्रूड पेट्रोलियम की हमारी डिपेंडेंसी 80% से ज्यादा है। कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, लोग घरों में रह गए, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक तरह से बहुत ही लोवेस्ट पे चला गया, प्लमेट हो गया। तो वैसे में पेट्रोलियम की जो खपत है वो कम हो गई। खपत यानी कंजप्शन कम हो गया तो इंपोर्ट कम हो गया। इंपोर्ट कम होने से ही हम जो है करंट अकाउंट जो है उसमें सरप्लस में आ गए डेफिसिट के मुकाबले। सिंपली से हमें ये चीज समझनी चाहिए। किसी भी देश के भुगतान संतुलन में ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। खास करके पैंडेमिक की अगर बात करें तो भारत का चीन के साथ और भारत का अमेरिका के साथ जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो चाइना की तरफ से कम हुआ, यानी हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत की ओर झुका है, खास करके इस पैंडेमिक के अवसर पर। इसको सिंपली अगर हम समझे तो चीन के साथ हमारा व्यापार है वो कम हुआ है। नेट सर्विस रिसीट्स की अगर बात करें तो वो लगभग स्थिर ही रही है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। किसी भी देश के भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में या चालू खाते के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात तो होता ही है, इसके अलावा बाकी चीजें भी शामिल होती है। तो हमने वस्तुओं के आयात निर्यात की बात करेंगे, किस तरह से हमारे आयात कम हुए और जो है निर्यात जो है वो स्टेबल रहे। इसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो सरप्लस में आ गया। अब हम बात करें व्यापार में मर्केंडाइज के अलावा, वस्तु के अलावा सेवाओं की। इंडिया के सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट है, जो कि लगभग 49% है। पैंडेमिक के समय में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। चालू खाते का एक और बड़ा हिस्सा रहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतवंशी या एनआरआई जो भारत में पैसा भेजते हैं, जिन्हें रेमिटेंसेस कहा जाता है। इनको नेट प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स भी कहा जाता है। वो उसमें भी अगर देखा जाए तो उसमें भी हमें कमी देखने को मिली है, क्योंकि पैंडेमिक के समय बाहर भी रोजगार के अवसर कम हो गए और भारतवंशी या एनआरआई ज्यादा पैसा कमा नहीं पाए, इसलिए वो भारत ज्यादा भेज नहीं पाए। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाले देशों में से भारत भी एक शामिल है। जब राजकोषीय संकेतकों की बात होती है तो भारत के बाह्य वैदेशिक ऋण की बात होती है, एक्सटर्नल डेट की बात होती है। पार्ट 1 में भी हमने देखा था कि किस तरह से ग्रोथ और एक्सटर्नल डेट के बीच में, बाह्य ऋण के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। ग्रोथ रेट जो है, वृद्धि दर जो है वो डेट के इंटरेस्ट रेट से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तो वो देश जो है सतत रूप से विकास करता है। भारत उस अवस्था में है। एक्सटर्नल डेट की बात करें तो भारत का एक्सटर्नल डेट सितंबर 20 तक सर्वे के अनुसार करीबन $556 बिलियन था।
जिसमें आगे चलकर कमी देखने को मिली है। अब जिन देशों पर कर्ज चढ़ा होता है, जिन देश पर जो है डेट का रेशियो कुछ ज्यादा होता है, उसके बारे में देखा जाता है उसकी डेट सर्विस रेशियो जो है वो कैसा है। यूपीएससी प्री में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को कर्ज देते हो तो उसके कर्ज लौटाने की स्थिति कैसी है। तो भारत में अगर इस अवस्था में देखा जाए तो सर्वे ये कहता है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा कोष जो है वो बहुत ही जो है वो बायंट है, यानी उसमें बहुत पैसा है, तो हम अगर चाहें तो उसमें पैसा लौटा सकते हैं एक सीमा तक। तो भारत की जो डेट सर्विस रेशियो जो है वो बेहतर है, एक चीज। दूसरा, शॉर्ट टर्म के लोन भी हमने ले रखे हैं, वो भी हम समय पर लौटा देते हैं। तो भारत में ऋण भले ही $556 का हो, लेकिन फिर भी डेट सर्विस जो है भारत की बेहतर है। सर्वे ये कहता है कि भारत का डेट सर्विस रेशियो 6.5 से 9.7 हुआ है, जो कि बेहतरी का संकेतक है। ये डेट सर्विस रेशियो भी जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, किसी भी देश की रेटिंग को तय करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भारत की मुद्रा रुपी जो है वो विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में उसका मूल्य बढ़ता है या घटता है, ये अगर बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है उसे एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कहा जाता है, और अगर सरकारी शक्तियों द्वारा किया जाता है उसे वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन कहा जाता है। तो रुपी के जो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन की बात करें तो ये हमें समझना चाहिए कि जिस देश के आर्थिक संकेतक सुदृढ़ होते हैं उस देश की सांकेतिक मुद्रा भी जो है वो मजबूत होती है। भारत की संदर्भ में अगर बात करा जाए तो भारत में रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ, यानी अंतरराष्ट्रीय बड़ी बड़ी जो मुद्राएं हैं, जो 6 बड़ी इंपॉर्टेंट हार्ड करेंसीज है, उनकी बनस्पत देखा जाए तो क्रय शक्ति जो है रुपये की वो कम हुई है, जो कि एक अलार्मिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन एक तरह का नकारात्मक संकेतक। बाह्य ऋण, फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति, फाइनेंशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, ये सब कुछ तय करते हैं कि देश की मुद्रा की स्थिति कैसी रहेगी। तो सर्वे ये कहता है कि फॉरेक्स रिजर्व से संबंधित सरकार ने समय समय पर इंटरवेंशन किया है, सरकार ने समय समय पर हस्तक्षेप किया है और कोशिश की है कि रुपये की स्थिति जो है विदेशी बाजार में बेहतर बनी रहे। एक्सपोर्ट अगर हमारे अधिक होंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो भी मुद्रा जो रुपया जो है वो हमारी जो मुद्रा जो है वो मजबूत होती है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की सरकार ने योजनाएं भी चलाई है। सरकार का जो इंटरवेंशन हुआ है वो आपको स्क्रीन पे 3 योजनाएं नजर आ रही है, तो ये भी सर्वे इसके बारे में बात करता है। राजकोषीय नीति के बाद में अगला जो चैप्टर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मौद्रिक नीति के बारे में, यानी पैसा जो है वो कहाँ किसके पास आ रहा है। जैसे फिस्कल पॉलिसी के बारे में कहा गया था कि उसकी अप्रोच जो थी वो कैलिब्रेटेड अप्रोच थी, वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो वर्ड यूज किया गया है वो कहा गया है कि ये एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब ये है कि जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती रहती है वैसे वैसे ये मौद्रिक नीति भी परिवर्तित होती रहती है। मौद्रिक नीति में मुख्य रूप से ब्याज की दरें जो है वो तय की जाती है, पैसा किसके पास में कितना रहेगा और उसकी मात्रा कितनी रहेगी, उसकी दिशा कैसी रहेगी, ये सब तय करता है आरबीआई। और आरबीआई को तय करने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका महत्वपूर्ण रोल लेता है और वो मुख्य रूप से सरकार का रोल ही माना जाता है। तो एडेप्टिव या अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सर्वे बात करता है। सर्वे ये कहता है कि जब पेंडेमिक आ गया था, कोविड-19 में लोग घरों में बैठे थे, लोगों के पास में पैसा नहीं था, जो लोगों ने कर्ज ले रखा था उस पर उनको मंथली ईएमआई चुकानी पड़ती थी। वैसे में जो ईएमआई जाती है वही बैंकों का जो है बिजनेस होता है, तो बैंक भी प्रभावित है, व्यक्ति भी प्रभावित है, व्यापार चक्र जो है ठप हो चुका है। वैसे में मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत अकोमोडेटिव बनाना आवश्यक था और इसमें सरकार बहुत स्तर तक जो है वो सफल भी रही है। अब सरकार की निर्णय में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्याज की जो दरें हैं वो कम होनी चाहिए। जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई अन्य बैंकों को जो लोन देता है शॉर्ट टर्म पर उसे रेपो कहा जाता है, उस रेपो में 100 पॉइंट से भी ज्यादा का जो है की कमी देखने को मिलती है। ये बताता है कि सरकार जो है कम ब्याज दरों पर ज्यादा से ज्यादा मुद्रा लोगों के हाथ में देना चाहती थी, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े और व्यापार चक्र आगे बढ़े। सर्वे कहता है कि लोगों के हाथ में पैसा और बैंकिंग संस्थान के पास में पैसा रहे, ये तय होता है लिक्विडिटी, सिस्टम लिक्विडिटी से। तो किस तरह से लिक्विडिटी तरलता के स्तर को बनाए रखने के आरबीआई ने अलग अलग कदम उठाए, जिसमें रेपो ऑपरेशंस भी थे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी थे, लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस भी थे, टारगेटेड ऑपरेशंस भी थे, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीजों के माध्यम से आरबीआई ने बाजार में तरलता को सुनिश्चित रखने का, इंश्योर करने का प्रयास किया। अब संकट का समय, बैंकों को समय पर ईएमआई नहीं मिल रही थी, यूनिलैटरल जो है वो एक तरह से मॉनिटरियम घोषित करना पड़ा। वैसे में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने की संभावना थी, लेकिन वो कम हुए हैं। 8.25 से लगभग 7.5% एनपीए जो है पहुंच गए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है सर्वे के अनुसार। मुद्रा बाजार के अलावा
पूंजी बाजार में यानी कैपिटल मार्केट में जनता जो पैसा उद्योगपतियों को देती है शेयरों के माध्यम से, उसमें भी बेहतरी देखी गई है। निफ्टी और बीएससी सेंसेक्स दो बड़े बड़े सूचकांक हैं, उन दोनों में ही अच्छे अच्छे स्तर पर जो है सूचकांक पहुंचे हैं। करीबन 50,000 का जो है सेंसेक्स अभी हाल ही में टच किया है बीएससी ने। तो ये शो करता है कि भारत की औद्योगिक जो पूंजी है वो बढ़ रही है और आर्थिक प्रगति पर हम बरकरार हैं। बहुत सी फर्में बैंकों से कर्ज लेती है, कर्ज लेने के बाद में वो डूब जाती है और बैंकों का पैसा लौटा नहीं दिया जाता। वैसे में सरकार ने आईबीसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो है लेके आई थी। उसके बाद से बैंकों की जो कमर्शियल बैंकों की रिकवरी रेट बढ़ी है, उनका जो डूबत पैसा है वो सर बैंकों के पास में आया, जिसकी दर जो है 40% से ज्यादा है, ये सर्वे कहता है। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति के बाद में तीसरी बात जब इकोनॉमी करी जाती है तो महंगाई के बारे में की जाती है। महंगाई को टेक्निकली इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के अलग अलग प्रकार होते हैं। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन की बातें बार बार होती है। हेडलाइन ऐसा इन्फ्लेशन, ऐसी मुद्रास्फीति जो कि अखबारों में बार बार आती है कि महंगाई बढ़ गई है, घट गई है। लॉकडाउन लग गया, लॉजिकली भी देखा जाए तो बहुत सी चीजें महंगी हुई, बहुत सी चीजों की डिमांड कम हुई। खास करके खाने पीने की चीजें, वेजिटेबल्स हो गए या ईटेबल्स आइटम्स हो गए, उनकी डिमांड बढ़ गई तो उस समय थोड़ी सी मुद्रास्फीति में इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से 6% के आसपास जो है इन्फ्लेशन रखने में सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में सफलता मानी जाएगी। महंगाई या मुद्रास्फीति को मापने का पहले जो तरीका होता था उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता था, थोक मूल्य सूचकांक। लेकिन उसकी बजाय अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी जो खुदरा मूल्य सूचकांक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके आधार पर सर्वे ये कहता है कि सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या महंगाई है, उसमें हमें कई भेद देखने को मिलते हैं। पहले शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुद्रास्फीति का अलग अलग स्तर होता था, लेकिन फूड आइटम्स की बात करें तो वो अब काफी कम हो गया है। पैंडेमिक के बावजूद भी रूरल अर्बन इन्फ्लेशन का जो गैप है वो कम हुआ है। यद्यपि सर्वे कहता है कि थाली की कीमत यानी जो खाने की थाली जो है उसकी कीमत यानी उसकी इन्फ्लेशन में इजाफा देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्वे इन्फ्लेशन के बारे में इंटरस्टेट वेरिएशन की बात भी करता है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर मुद्रास्फीति का जो स्तर है वो कम है, बहुत से पर ज्यादा है, तो उसके बारे में भी तफसील से बात सर्वे में की गई है। सर्वे ये कहता है कि कुछ राज्यों में मुद्रास्फीति की दर 3.2% है तो कुछ में 11% है। यानी एक चीज कल 100 रुपए की थी वो आज 100, कुछ राज्यों में 103 रुपए की मिल रही है, कुछ राज्यों में 111 रुपए की मिल रही है। तो इतना फर्क भी देखने को मिलता है इंटरस्टेट डिस्पैरिटी के रूप में। अब जब पेंडेमिक हो, चारों तरफ जीवन की सुरक्षा की बातें चल रही हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानव का जीवन हो जाता है, वैसे में जो जिन लोगों के पास में सरप्लस मनी होती है, जिनको इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो कौन सी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगेन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से व्यवहार मूलक अर्थशास्त्र अस्तित्व में आता है, जगह लेता है। और लोगों ने सबसे जो सेफेस्ट हेवन जो है इन्वेस्टमेंट का, गोल्ड, उसमें निवेश करना प्रारंभ किया। गोल्ड में निवेश करने से गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और उसकी प्राइस भी शूट करती है, यानी पुनः स्वर्ण की कीमतें बढ़ती है पेंडेमिक के अंदर। सर्वे का अगला चैप्टर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, यानी सतत विकास और जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे मनुष्य की भौतिक समृद्धि होती है, जैसे जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है रिसोर्सेज हाथ में आते हैं, वो प्रकृति की कीमत पर आते हैं। तो प्रकृति के संसाधनों का, रिसोर्सेज को इस तरह से हमें हार्नेस नहीं करना चाहिए, इस तरह से विदोहन नहीं करना चाहिए कि अगली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ न बचे। तो इसका जो दूसरा संदर्भ ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन इसी रीति पे किया जाए, इसी तरह से किया जाए कि वो क्लाइमेट चेंज को कम से कम प्रभावित करे। इसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बार बार चर्चा का विषय रहता है। सर्वे भी ये बात कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पेंडेमिक से पहले था। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे उनको एसडीजीज अब कहा गया है, तो उनके संबंध में भारत ने अलग अलग तरह के कदम उठाए हैं। सर्वे कहता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी जो लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी की बात की गई है कि किसी एक देश के लिए अलग अलग सतत विकास लक्ष्य के जो मायने क्या क्या होते हैं वो अलग रूप में देखे जाने चाहिए और उनका जो है समय समय पर रिव्यू भी होना चाहिए। मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से पर्यावरण के साथ जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज के साथ जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इसके मद्देनजर सरकार ने 8 अलग अलग मिशन जो है नेशनल मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज कंट्रोल के नाम पर चलाए हैं। उसकी चर्चा भी इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। अब
पेंडेमिक का असर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर क्या पड़ा, क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने पे क्या पड़ा, तो सर्वे ये कहता है कि इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो ये पड़ा है कि जो $100 बिलियन की बात की गई थी कि क्लाइमेट कंट्रोल को जो रोकने के लिए जो फंड जुटाया जाएगा विभिन्न देशों द्वारा, वो प्राप्त नहीं हो सका। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आई, वित्तीय संसाधन जो कि इस पर खर्च किए जाने थे वो उनका अभाव रहा, क्योंकि सरकार के पास में पैसों का अभाव था। तीसरा, COP26 का जो आयोजन किया जाना था 2021 में, वो भी पोस्टपोन हो गया। सतत विकास में जलवायु परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, वो है फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बहुत भारी संख्या में ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करता है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत तेज गति से हो रहा है। उसको रोकने के लिए क्लीन एनर्जी की बात की गई थी और क्लीन एनर्जी से संबंधित वर्ल्ड सोलर अलायंस की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी थी। तो उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि सोलर मिशन को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के तर्ज पर ग्लोबल सोलर बैंक टाइप का बनाया जाएगा, जिसमें विश्व के सभी बैंक जो है अधिकाधिक सोलर एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत सीमा तक नियंत्रित हो जाएगा, ऐसी बात सर्वे कहता है। अब जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं तो किसी भी अर्थव्यवस्था के वैसे मोटे रूप में 3 क्षेत्र होते हैं, आजकल 5 की भी लोग बात करते हैं, लेकिन सर्वे कहता है कि 3 क्षेत्रों में पहला एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पिछले साल घटी और क्या स्थिति रही हमारे देश की। तो सर्वे कहता है कि 3.4 की ग्रोथ रेट के साथ में एग्रीकल्चर रिमेन ओनली सिल्वर लाइन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, यानी केवल कृषि में ही सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड का कृषि पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसके लिए सिल्वर लाइन शब्द का यूज सर्वे में किया गया। अर्थव्यवस्था में लगभग 17.8% योगदान एग्रीकल्चर का रहा है कि जीवीए में 17.8% जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रैक्टिसेस के द्वारा, सर्वे ये कहता है। खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करें तो लगभग 11.5 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन इस वर्ष में किया गया है। कृषि क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन, एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात की गई और ये कहा गया है कि इसमें जो लक्ष्य रखे गए थे वो कमोबेश पूरे कर लिए गए। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र जो है जिसमें पशुपालन, वानिकी इत्यादि भी आते हैं। पशुपालन से रिलेटेड लगभग 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर योजना के तहत इसको किया जाना था और ये भी सुचारू रूप से जारी है। कृषि क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कीमतों में परिवर्तन होता रहता है, इसकी वजह से किसान की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे, इसी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई है, जिसका लक्ष्य लगभग 5.5 करोड़ कृषकों को कवर करना था और लगभग दिसंबर तक जो है 90,000 करोड़ रुपए पेमेंट कर दिए गए अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से। विभिन्न जो बीमा योजनाएं हैं उनका फायदा लगभग 70 लाख फार्मर्स को कोविड के दौरान मिला और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो इंश्योरेंस कवरेज या सरकार की जो सहायता मिलती है वो बैंक और आधार कार्ड को जोड़कर अधिकाधिक फार्मर्स को सीधे रूप में मिल सके, ज्यादा से ज्यादा जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़े और पिलफरेज जो है वो कम हो, ऐसी बात सर्वे कहता है। पीएम किसान योजना की बात भी सर्वे कहता है, जिसमें लगभग 7 करोड़ फार्मर फैमिलीज को कवर किया गया है। मत्स्य उत्पादन भी साल में लगभग रिकॉर्ड स्तर पर रहा है, लगभग 11.5 मिलियन मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन देश में रहा। कृषि से संबंधित जो औद्योगिक क्रियाएं हैं, उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहा जाता है, इनकी बात सर्वे कहता है। सर्वे ये कहता है कि जहां पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 3.4% रही है, उद्योगों की खराब रही है, वैसे में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एफपीआईज हैं वो लगभग 9.9% की दर से वृद्धि दर्ज करते हैं कोविड के पीरियड में भी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बातें सर्वे करता है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात करता है, जो कि ऐसे तबके जो कि गरीबी रेखा के बिल्कुल सतह पर है उनको किस तरह से सरकार सहायता देगी, उनके कुछ आंकड़े भी सर्वे में दिए गए। कृषि के बाद द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, उसकी बात सर्वे कहता है। सर्वे कहता है जब किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, भारत में औद्योगिक जो समृद्धि उसको मापने का तरीका IIP है, जिसमें करीबन 8 कोर उद्योगों की वृद्धि से अंदाजा लगाया जाता है कि हमारी औद्योगिक वृद्धि कैसी हो रही है। तो पैंडेमिक में सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो उद्योग रहे। एक समय ऐसा आया कि उसकी जो ग्रोथ रेट थी -50 से भी नीचे चली गई थी, उसने अपने नादिर यानी अपने निम्नतम स्तर को छू लिया था। लेकिन सर्वे ये भी कहता है कि हमें V शेप ग्रोथ रेट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही अचीव करनी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की GDP का लगभग 15% का स्टिमुलस पैकेज भारत सरकार ने दिया, जिसमें खास करके औद्योगिक क्षेत्र जो कि सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट थे
कोरोना पैंडेमिक की वजह से, उसकी बात सर्वे करता है। इसके अलावा सर्वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता है। भारत में उद्योग इत्यादि प्रारंभ करने से संबंध में क्या क्या चीजें जो है अड़चने आती, क्या नहीं आती है, एक जो संकेतक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रतिवर्ष आंकड़े प्रकाशित होते हैं, उसमें भी भारत ने अच्छी वृद्धि दर्ज की है। पहले उसकी रैंक 2018 में 77 थी, वो अब 63 पे आ गया 2019 में। 2020 की रिपोर्ट में ये सामने आता है, तो ये भी एक सकारात्मक परिवर्तन है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश, जिसे एफडीआई कहा जाता है, उसमें भी कोरोना पैंडेमिक साल में वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी एक सकारात्मक परिवर्तन है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को स्टिमुलस जो दिया है उसकी बात की गई है। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जिसे कहा गया है, उद्योगों के 10 ऐसे क्षेत्र छांटे गए हैं जिसमें सरकार जो है पैसा उसमें जो है वो पंप करेगी, जिससे औद्योगिक गतिविधियां जो है तेज गति से आगे बढ़ सके। अब अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, कोरोना पैंडेमिक के पहले हाफ में जो सर्विस सेक्टर है वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वो उसमें भी कमी देखने को मिलती है। सर्वे ऐसी बात कहता है। जिस तरह से उद्योगों की वृद्धि आईआईपी से देखी जाती है, वैसे ही सर्विस सेक्टर में हम ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको मापने के लिए भी अलग अलग तरह के इंडेक्सेस हैं। इसमें खास करके जो रेल ट्रैफिक, पोर्ट ट्रैफिक, सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इत्यादि है, इसमें शुरू में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई, लेकिन अभी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये भी वी शेप ग्रोथ रेट को अचीव करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर्विस सेक्टर की ये है कि कोरोना पैंडेमिक के वर्ष में भी भारत में सर्विस सेक्टर के अंदर जो एफडीआई है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, जो स्थायी नेचर का होता है, उसमें 34% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये शो करता है कि भारत का सर्विस सेक्टर जो है बहुत ही वाइब्रेंट है और एक तरह से ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करता है। सर्वे एक डेटा देता है कि भारत की कुल जीडीपी, उसको जीवीए कहा जाता है अगर सेक्टर वाइज बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसमें कहता है कि 54% भारत की जीडीपी का अकेले सर्विस सेक्टर से आता है। और दूसरा जो आंकड़ा देता है सर्वे, कहता है कि भारत के अंदर आने वाले एफडीआई का लगभग 80% यानी 5 में से 4 हिस्से जो है वो सर्विस सेक्टर अकेला अट्रैक्ट करता है। सेवा क्षेत्र के अंदर बैंकिंग है, टूरिज्म है, लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये सारी चीजें मोटे रूप में आती है। जैसे जैसे देश प्रगति करता है वैसे वैसे सर्विस सेक्टर भी ग्रो करता है। सर्विस सेक्टर की स्थिति कैसी है सर्वे बताता है, साथ में ये भी बताता है कि सर्विस सेक्टर में भी लगभग 48% अकेला जो है एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ए लार्जर सेक्शन ऑफ द टोटल सर्विस सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री। पोर्ट ट्रैफिक की बात सर्वे कहता है कि जैसे पहले किसी शिप को वापस आने में उसका जो टर्न अराउंड पीरियड जो था लगभग 4.5 दिन था, वो घटते घटते 2.6 डेज हो गया है। इसका मतलब ये है कि पोर्ट के आने जाने की या पोर्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन की गति है बढ़ी है, इससे भी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टार्टअप्स का है, नए तरीके का बिजनेस नए लोगों द्वारा प्रारंभ किया जाता है कम पैसे के साथ में। तो सर्वे ये कहता है कि इस साल हमने 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में ऐड किए हैं। इस तरह से कुल यूनिकॉर्न 38 स्टार्टअप्स देश के अंदर हो गए हैं, जिनका वर्थ जो है $1 बिलियन से ज्यादा है। ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे देश की इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर के आखिर में, सेवा क्षेत्र के आखिर में, सर्वे भारत के स्पेस प्रोग्राम की भी बात करता है। भारत का स्पेस प्रोग्राम खास करके जो इसरो द्वारा चला जाता है, ये भी वाणिज्यिक रूप से अंतरिक्ष के द्वारा जो चलाया जाता है, ये भी वाणिज्यिक रूप से एक काफी मुनाफे का सौदा रहा है और इसमें भी ग्रोथ रजिस्टर की गई है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बाद में जब भी अर्थव्यवस्था की बातें होती है तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती है, जिसमें मानव संसाधन यानी मानव पर खर्च होने वाले पैसे की बात होती है। मानव पर पैसा जो है 4 मुद्दों पर खर्च होता है, गरीबी के नाम पर, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर, हेल्थ के नाम पर और एजुकेशन के नाम पर। जो भी पैसा खर्च होगा वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पैसा खर्च होगा। जब हम इकोनॉमी आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम सर्वे में जो बातें दी गई उसी की बात करते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है देश के अंदर किस तरह का मानव संसाधन है, मानव संसाधन की स्थिति कैसी रहती है, उसकी चर्चा भी सर्वे करता है। खास बात यह है कि स्टेट और सेंटर अपने कुल जीडीपी का कितना हिस्सा मानव संसाधन पर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना पर खर्च करते थे, उसकी बात करते हुए सर्वे कहता है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने ही अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय को बढ़ाया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्कंद यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष जो वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की जाती है, उसमें भी भारत ने सतत रूप से एक जो है ग्रोथ अचीव की है। भारत पहले लोअर क्लास इकोनॉमी से अब जो है मिडिल क्लास इकोनॉमी में आ रहा है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है। एक समय था जब भारत का स्थान बहुत पीछे था, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत का स्थान 131वां रहा है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी लिया जाता है, यानी हेल्थ को लिया जाता है, एजुकेशन को लिया जाता है और
इनकम को लिया जाता है। इनकम की बात भी करें तो जीएनआई की बात सर्वे करता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति का जो एक तरह से प्रति व्यक्ति आय है, जीएनआई पर कैपिटा जो है वो भी बड़ी है। पीपीपी के तर्ज पर 2019 में ये करीबन $6681 हो गई है, जो कि एक उभरते हुए इकोनॉमी के संकेतक के रूप में मानी जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दूसरा जो पार्ट रहता है वो हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आयु प्रत्याशा में भी धीरे धीरे भारत की आयु प्रत्याशा बढ़ती जा रही है। ये अब बढ़ के 69.7 हो गई है, जो कि एक बढ़ोतरी का संकेतक है। मानव संसाधन की जब बात करते हैं तो रोजगार की बात करते हैं। रोजगार के स्तर पर भी सरकार ने अलग अलग योजनाएं जो है लॉन्च करी है। इसमें खास करके जो है सर्वे ये कहता है कि जो भी लेबर लॉज थे, अलग अलग श्रमिक कानून थे, उन सबको कन्वर्ज करके, उनको सिंप्लीफाई, रैशनलाइज करके, उनको एक युक्त तरीके से सिंप्लीफाइड कर दिया गया, सरलीकृत करके एक 4 कोड में तब्दील कर दिया गया। तो पहले कई सारे मल्टीपल लेबर लॉज होते थे, तो ये भी एक सरलीकरण है। रोजगार के क्षेत्र में एक तरह का उन्नयन देखा जा सकता है। रोजगार के क्षेत्र में भारत रोजगार योजना की बात भी सर्वे करता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए सर्वे में कहा गया है कि भारत में जो सेक्स रेशियो, स्क्यूड सेक्स रेशियो जो है, लिंगानुपात जो बिगड़ा हुआ है, वो भी एक चिंताजनक विषय है। सामाजिक संरचना की जब बात की जाती है तो सरकार द्वारा समाज के कमजोर तबकों के लिए अलग अलग जो सोशल स्कीम चलाई जाती है, उनकी बात करी जाती है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धजनों के लिए, विकलांगों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई है, उसकी बात भी सर्वे करता है। जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत जो कमजोर तबकों को महीने में 1000 रुपए कैश उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवाना, नरेगा में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी होना, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है उसको आगे बढ़ाना, इसके अलावा 8 करोड़ परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर मुहैया करवाना, 63 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है महिलाओं से संबंधित है, उनकी वित्तीयन की बातें, ये तमाम बातें जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में तफसील से की गई। सर्वे के दूसरे पार्ट का जो आखिरी चैप्टर है वो अगेन कोविड के अगेंस्ट हमारी फाइट से रिलेटेड है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें भारत की समस्त जनसंख्या को मुफ्त में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर ग्लोबली भी देखा जाए तो। ये वो सारी बातें हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। बजट से पहले 29 तारीख को इसको पेश किया गया था। आप इसको बहुत ज्यादा टोल मत लीजिए, इसको बहुत ज्यादा बर्डन के रूप में समझिए। जो जो मुख्य बातें हमने चर्चा में की उसके मैं आपको पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिए और इसके ट्रेंड समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा आप जो है जगली के पीछे मत बढ़िए कि कौन सा फैक्ट दिया हुआ, कितने फिगर्स दे रखे। फैक्ट और फिगर्स के पीछे भागोगे, चीजें आपको याद नहीं होंगी। केवल आप जो है स्टेटस देखिए इकोनॉमी का क्या है। सरकार खुद कहती है तो ये सबसे ऑथेंटिक डेटा भी माने जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना, शुक्रिया।